खास मेहमान से मुलाकात कराएंगे। हमारे साथ उत्तराखंड की यूपीएससी टॉपर सदफ चौधरी बनी हुई हैं, उन्हीं से मुलाकात करेंगे, आपको भी रूबरू कराएंगे। सदफ साहिबा, खैर मकदम है आपका। जी सलाम पर हमारी आवाज मिल रही है आपको? हाँ जी मैम, थैंक यू। सदफ, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से। ये लम्हे जो आपकी जिंदगी में आए हैं सिर्फ आपके लिए, आपके परिवार के लिए फख्र का बाइस नहीं है, आपकी पूरी रियासत के लिए, बल्कि एक बेटी होने के नाते आपने पूरे मुल्क को खुद पर फख्र करने का मौका दिया है। तो जाहिर सी बात है, पहला बहुत सवाल तो बहुत यही शुक्रिया कि मैम। हमेशा से दिल दिमाग पर, जहन पर एक वजन होता है पेरेंट्स के भी कि अगर हमारा बच्चा यूपीएससी जैसे इम्तिहान पास करे, वो भी टॉप कर ले रियासत में या कौमी सतह पर, तो वो एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। तो इतनी मुश्किल मंजिल को किस तरह से तय किया, ये सफर किस तरह का था आपका? मैम, सफर तो बहुत पहले शुरू हो गया था। जब मैं स्कूल में ही थी तब से मुझे था कि हाँ, आईएएस करना है, क्योंकि न्यूज में देखते थे आप कि लोग कितना चेंज लाते हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो मुझे बहुत फैसिनेट करती थी वो सब चीजें। उसके बाद मेरी पूरी स्कूलिंग, पूरा कॉलेज सिर्फ इसी फोकस से रहा कि आईएएस के लिए ही अल्टीमेटली प्रिपेयर करना है। और अल्टीमेटली मैंने 2 साल पहले प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। घर पे रह के मैं खुद से तैयारी करती थी, और अब जब रिजल्ट आ गया है तो जर्नी बहुत अच्छी लग रही है। तो जर्नी जाहिर सी बात है बहुत खूबसूरत और हो गई है जब आपने इतने खूबसूरत अंदाज में मंजिल तक का सफर तय किया है। तो क्या लगता था, क्या आपके दिमाग में चलता था सदफ, जब आप इसकी प्रिपरेशंस किया करती थी और जब ये भी मालूम था कि एक बहुत बड़ा टारगेट है जिसे अचीव करना है? टारगेट खैर बड़ा था, वो तो मुझे समझ में पहले भी आ गया था, लेकिन मैंने बेसिकली अब थोड़ा स्मार्ट वर्क किया, स्ट्रेटेजिकली टारगेट को ब्रेक किया छोटे छोटे पीसेज में, और कंसिस्टेंटली रेगुलरली मैं पढ़ती रही, वीक बाय वीक टारगेट बना के, और अपने टारगेट्स को अचीव करते करते आज फाइनली मैं यहाँ पहुंची हूँ, तो खुशी भी बहुत हो रही है अब तो। सदफ, सबसे बड़ा चैलेंज क्या था इस रास्ते में? वो चाहे तैयारियों को लेकर हो या कोई भी ऐसी चीज जिससे आपको परेशानी में डाला हो, कभी आपको लगा हो कि यार मुश्किल हो रहा है अब करना? मैम, जर्नी बहुत लंबी है, क्योंकि पूरी एग्जाम साइकिल ही 1 साल के ऊपर स्ट्रेच हो जाती है। तो कई बार ऐसे फेजेस आते हैं जब आप लो फील करते हो, जब आप डाउट करते हो कि पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, और कभी किसी ने फैमिली में किया नहीं है, और बहुत अनसर्टेनिटी रहती है प्रोसेस में। तो मेरे साथ भी वैसे मोमेंट्स थे, लेकिन मैंने हमेशा आई मेड श्योर कि ऐसा कोई मोमेंट आए तो मैं उसको ओवरकम करूं, और अगले दिन सेम डेडिकेशन से दोबारा उसमें जुट जाऊं। तो ऐसे धीरे धीरे करके काफी सालों के मतलब काफी दिनों में, काफी सालों में जाके फाइनली वो चीज मैं अचीव कर पाई। और जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ सदफ, पहली चीज जो सबसे पहले आपके जहन में आई वो क्या थी? रिजल्ट सुबह से थी ऐसी स्पेकुलेशंस की रिजल्ट आने वाले हैं हम, तो सुबह से ही काफी कुछ दिमाग में चल रहा था कि अच्छा, 3 साल की जर्नी फाइनली यहाँ एंड होगी, इतनी मेहनत, इतना परफॉर्मेंस जो भी किया है या नहीं किया है। होता है ये आपका कि आपकी लाइफ पहले कुछ थी अब कुछ और हो जाएगी, तो वो सब कुछ दिमाग में चल रहा था, बहुत सारे मिक्स इमोशंस थे। लेकिन आई थिंक जो रिजल्ट आया उससे मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और एक मेहनत, मुझे अपना रिजल्ट जो दिख रहा है मेहनत का रंग लाता हुआ, तो अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो लगता है कि सब कुछ बहुत ही वर्थ इट था। बहुत वर्दी था, जाहिर सी बात है। और इतनी मेहनत आपने की और मेहनत के बाद यहाँ तक आप आई हैं, जाहिर सी बात है वो एहसास ही कुछ और होगा आपके लिए। सदफ, बिल्कुल ना। कौन सा एरिया ऑफ कंसंट्रेशन सबसे अहम होता है इस पूरे सफर में? जो आइंदा एस्पिरेंट्स हैं, जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, उनको क्या सजेस्ट करेंगी, क्या मशवरा देंगी? मुझे लगता है पूरा ही सफर जो है ये 3 स्टेजेस में है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तो सबके लिए एक अलग स्ट्रेटेजी की जरूरत है। तो एक तो बच्चों को ये समझने की जरूरत है कि उनको अपना स्मार्ट वर्क करके हर चीज के लिए अलग स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी है। सेकेंडली, ऑप्शनल सब्जेक्ट, आपका ऑप्शनल आपके लिए गेम चेंजर होता है। जैसे मेरा ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस था, मैंने इंजीनियरिंग की थी, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि पॉलिटिकल साइंस में मैं बहुत इंटरेस्ट रखती हूँ, और मुझे पता था कि मुझे लॉन्ग पीरियड्स के लिए वो पढ़ना पड़ेगा, तो मैंने एक ऐसा सब्जेक्ट लिया जो इसमें मेरा इंटरेस्ट था, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस। तो उसने काफी गेम चेंज किया। तो मैं वही बोलूंगी कि आप अच्छे से लिस्ट के थ्रू गो थ्रू कीजिए, और जो आपको लगता है कि आप लॉन्ग पीरियड में सस्टेन कर सकते हैं, जो आपको इंटरेस्ट करता है, वही सब्जेक्ट पिक कीजिए, क्योंकि तभी आप जो है अपना एक 100% इनपुट दे पाएंगे। जाहिर सी बात है, आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आपने बहुत हार्डवर्क किए, बहुत एफर्ट्स डाले हैं। फैमिली के हवाले से ज़रूर बात करेंगे सदफ, क्योंकि जब आप कामयाबी हासिल करते हैं तो वो वाहिद सपोर्ट फैमिली का होता है।
जो आपके साथ होता है वो किस अंदाज में आपको मिला? कब कब ऐसा हुआ कि कभी मायूसी हाथ लगी हो और फैमिली ने आपका हौसला बढ़ाया हो? मैम, मैं काफी कंजर्वेटिव मुस्लिम फैमिली से आती हूँ। हमारे यहाँ मतलब आई वॉज द मैं पहली बंदी थी अपनी फैमिली से जो बाहर पढ़ने गई, हॉस्टल में रही या जॉब की जिसने। तो हमेशा ही बहुत उंगलियां उठाई गई, बहुत क्वेश्चंस किए गए, लेकिन फैमिली एक सपोर्ट की तरह बन के खड़ी रही मेरे पीछे। और मुझे लगता है जो मेरी पर्सनैलिटी डेवलप हुई वो इसीलिए हुई क्योंकि मुझे इतना एक्सपोजर मिला और मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट किया। तो सिर्फ यूपीएससी नहीं, मुझे लगता है मेरी पूरी लाइफ की जर्नी में काफी ऐसे फेजेस आए जब मुझे डाउट हुआ अपने ऊपर कि मैं कर सकती हूँ या नहीं, ये नए चैलेंजेस थे, लेकिन फैमिली ने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया। और कुछ ऐसे इश्यूज जो अक्सर आप जैसे एस्पिरेंट्स के राह में रोड़ा अटकाते हैं और जब लगता है कि ये मुश्किल है और आप आइंदा लोगों को या उन बच्चों को या उन स्टूडेंट्स को पहले से ताकीद करना चाहेंगे कि इन चीज़ों का ख्याल रखें, वो कौन से मुद्दे हैं, कौन से इश्यूज हैं? मैम, मुझे लगता है कि एक सेल्फ स्टडी वाली चीज, आप कोचिंग लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने बुक्स का सिलेक्शन कीजिए, लेकिन अल्टीमेटली आपको खुद ही पढ़ना है, कोई आपको स्पून फीड नहीं कर सकता है। तो एक ये चीज बहुत जरूरी है कि बच्चों को ध्यान में रखना है कि आपको अपनी तरफ से कंसिस्टेंटली 7-8 घंटे देने ही देने हैं। दूसरा ये कि एग्जाम लंबा है, अनप्रिडिक्टेबल है, सबके लिए है, तो आप अपना जो है एक हौसला ना खोए। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना हो, दूसरे अटेम्प्ट में ना हो, लेकिन अगर आपके अंदर वो विल पावर है, आपके अंदर वो एक लगन, टैलेंट, डेडिकेशन है, तो आप हमेशा एक अच्छे फ्लाइंग कलर्स से पास आउट होंगे। तो ये चीज मुझे हमेशा लगती रही है। जी सदफ, बहुत मुबारकबाद आपको एक बार फिर से, और जी सलाम की पूरी टीम की जानिब से हमने आपको जिस तरह मुबारकबाद पेश किया, आपके एक्सपीरियंस को, आपके तजुर्बात को साझा किया है, वो वाकई हम चाहेंगे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों तक पहुँचे। सदफ, जब आप तैयारियां कर रहे होते हैं, जब आपको मालूम होता है कि आपको कौन सी चीज़ों पर फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पर नहीं करना होता है, क्या उसमें भी आपको सब कैटेगरीज बनानी होती है? क्या वाकई बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ों पर आपको ध्यान देना होता है? हाँ, डेफिनेटली मैम। मुझे लगता है कि हर इंसान की अपनी स्ट्रेंथ्स होती हैं, अपनी वीकनेसेस होती हैं। तो यहाँ गेम ये है कि हम अपने स्ट्रेंथ को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने वीकनेस को कितना डिक्रीज कर सकते हैं। तो किसी के लिए कोई वन साइज फिट अप्रोच नहीं है, लेकिन आप हर किसी स्मार्ट वर्क यही है बेसिकली कि आप देखें आपके लिए क्या काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है, उसको ब्रेक डाउन कीजिए डिफरेंट स्मॉल टारगेट्स में, मिनी टारगेट्स में। और फिर जब आप एक बार उसको धीरे धीरे करके अचीव करते जाएंगे तो आपकी मोटिवेशन भी बनी रहेगी और आप आगे जहाँ मतलब पहुंचना चाह रहे थे वहां आप पहुंच भी जाएंगे। सदफ, कंसिस्टेंसी का एक इशू आता है हमेशा, आप जैसे लोग, तमाम लोग तैयारी करते हैं, आपने कैसे पार पाई उससे? होता था मेरे साथ भी, कुछ लो डेज होते थे जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता था, कई बार आप स्टक फील करते थे, कुछ समझ में नहीं आता था। तो एक तो मेरा मंत्र था कि 8 घंटे एवरेज देना है मुझे, तो कभी 6 घंटे होता था तो अगले दिन मैं कंपनसेट कर दिया करती थी 10 घंटे देके। और दूसरी चीज ये कि थोड़ा स्टॉक टेकिंग, जब मुझे लगता था कि चीजें मेरे हिसाब से नहीं हो रही है तो एक आध दिन आप ब्रेक ले सकते हैं, आप देखिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, क्यों गलत कर रहे हैं, क्योंकि इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा रादर देन कि आप सेम चीज किए जा रहे हैं बिना अपनी गलतियों का मुआयना किए हुए। तो यही मेरा मंत्र था इसमें। और एक्सपर्ट्स का कितना ताउन चाहिए होता है आपको, कितनी कोऑपरेशन चाहिए होती है? क्या आपका भी कोई आइडियल रहा होता है, आप लोगों ने भी किसी को फॉलो किया होता है, क्या ये सब चीजें होती है? मैम, क्योंकि मैं तो घर से प्रिपेयर कर रही थी तो मेरे पास तो इंटरनेट मेरा बहुत बड़ा एक हेल्पिंग हैंड रहा है। तो मैं डिफरेंट टॉपर्स की स्ट्रेटेजी से गो थ्रू होती रहती थी, यूट्यूब पे वीडियोस देखती थी कि लोगों ने कैसे कैसे किया है, और जो मुझे सूट करता था उसको मैं अपनी स्ट्रेटेजी में इनकॉर्पोरेट कर लिया करती थी। तो मैं बोलूंगी डेफिनेटली टॉपर्स का, इन लोगों का काफी हाथ रहा है मेरी सक्सेस में। तो चैलेंजेस की बात की हमने सदफ, और कब कब ऐसा हुआ जब आपको लगा कि वाकई यू कैन डू इट, मतलब आपको नहीं लगा कि ये मुश्किल भी हो सकता है? बहुत से मरहले ऐसे भी आए कि जब आपको लगा बहुत मुश्किल हो सकता है, मतलब वो कौन कौन से पड़ाव ऐसे आए जब आपको लगा कि इतने लोगों ने किया है तो मैं डेफिनेटली कर लूंगी इसको? मैम, अभी मैं बोलूँ शायद थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट साउंड करूंगी, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत स्टार्टिंग से आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं कर तो सकती हूँ, बट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं कब मेरा टारगेट एकदम अप्रोच में सही से करूंगी और ये हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंट थी मैं पहले से, इस बारे में इनफैक्ट कॉन्फिडेंट थी कि अंडर टॉप 100 मेरी रैंक आनी चाहिए। 23 खैर बहुत अनएक्सपेक्टेड है मेरे लिए भी, लेकिन आई थिंक थ्रू आउट मोस्टली मुझे था कि हाँ मैं कर सकती हूँ, बस अगर मैं अपना 100% देती रहूँ।
जब लॉकडाउन वाला मामला हुआ, जब सब चीज़ें बंद थी, तो इससे पहले कोचिंग के हवाले से या फिर दूसरे लोगों से बात करके भी बहुत हेल्प ली हुई होती है। अब आपने बताया कि इंटरनेट आपका वाहिद सहारा था और बहुत बड़ा सपोर्ट आपका था। क्या लॉकडाउन की वजह से, कोविड की वजह से कुछ दुश्वारियां पेश आई सदफ आपको? मैम आई थिंक दुश्वारियों की बजाय ये इस चीज ने हमारे लिए एक प्लेइंग फील्ड और लेवल कर दी, क्योंकि कोचिंग शट थी, सब लोग खुद से ही पढ़ रहे थे। तो जो आई थिंक जो नेचुरल टैलेंट था वो सस्टेन किया। पिछले साल के रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं, इस साल के रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलती है, हर कोई खुद से प्रिपेयर कर रहा है, हर कोई खुद से एग्जाम दे रहा है। तो मुझे लगता है मेरे लिए तो वो बेनिफिशियल ही हुआ है। आपके लिए वो बेनिफिशियल हुआ, और आपके और भी साथी रहे होंगे जिन्होंने आपके साथ तैयारी की होगी, या क्या ग्रुप डिस्कशन से भी एक बड़े पैमाने पर कोई फायदा मिलता है इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सदफ? मैम आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम थोड़ा डिमांड सप्लाई वाली चीज भी है कि पोस्ट कम है और एग्जाम डिफिकल्ट है क्योंकि बच्चे ज्यादा हैं, तो वो चीज है। बट फायदा मिलता है क्योंकि प्रोसेस इतना रिग्रेस होता है। अब मैं अगर यूपीएससी का एग्जाम्पल दूं तो प्रीलिम्स में बहुत ही अलग स्किल्स चाहिए, मेंस में अलग और इंटरव्यू में बिल्कुल अलग। तो प्रोसेस इतना रिग्रेस होता है कि बच्चे की पर्सनैलिटी के सारे ट्रेट्स चेक हो जाते हैं। तो फायदा तो मिलता है, और साथ में मुझे लगता है हम लोग भी उस प्रोसेस का पार्ट बन के अपनी पर्सनैलिटीज डेवलप करने लगते हैं। सो हाँ, कंपटीशन थोड़ा मुझे लगता है कि और कम होना चाहिए, थोड़ा और अच्छे से इसको स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। बट आई थिंक रिग्रेस प्रोसेस जो ये है वो काफी अच्छा है। कुछ चेंजेस की जरूरत है तैयारियों के हवाले से सदफ? जिस तरह से एक ढर्रा चला रहा है, एक सेट पैटर्न है, जैसे आमतौर पे जो लोग इसमें आना चाहते हैं वो उसी तरह से तैयारी करते हैं। कुछ नया जरूरत महसूस होती है आपको, कुछ नए की? आई थिंक जरूरत तो टाइम के साथ साथ आपको हर चीज अपडेट करने की जरूरत होती ही है, तो वो यूपीएससी में भी है। बट यूपीएससी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत अपग्रेडेशन करती रहती है, जैसे कि पेपर का पैटर्न बदलता रहता है, क्वेश्चंस का पैटर्न बदलता रहता है, कभी कुछ एनालिटिकल है, कभी फैक्चुअल है। तो आई थिंक जो चल रहा है वो डेफिनेटली आई थिंक ठीक है। बट हाँ, ये है कि हम लोग अपने यूनिवर्सिटीज में एडमिनिस्ट्रेशन के कोर्सेज आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, थोड़े ब्रिज कोर्सेज कर सकते हैं। तो आई थिंक एक इकोसिस्टम लेवल पे हम चीजें चेंज कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम के लेवल पे तो आई एम सेटिस्फाइड कि जो है वो बहुत ही ऑनेस्ट और रिगरस प्रोसेस है। तो सदफ, क्या मैसेज, क्या पैगाम देना चाहेंगे आप अपने चाहने वालों को? क्योंकि अब आप, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों की आंख का मरकज बन गई हैं, आपने एक एग्जाम्पल सेट किया है, क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं सभी लोगों को बोलना चाहूंगी जो लोग करियर ओरिएंटेड हैं, जो लोग अपने करियर के लिए इतना डेडिकेटेड हैं, कि नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम्स। हमेशा बड़े सपने देखो, उनको एक बार देखो तो उसके बाद उनको पूरा करने के लिए पूरी लगन और मेहनत से काम करो, और गिव अप मत करो। क्योंकि फेलियर्स आएंगी, लेकिन फेलियर्स बस एक स्टेपिंग स्टोन होती है। अगर आपके अंदर पूरा डेडिकेशन है, आपके अंदर वो जज्बा है कि हाँ हम ये चीज कर सकते हैं, परसिस्टेंटली कर सकते हैं, परसिवर कर सकते हैं, तो कोई भी चीज अनअचीवेबल नहीं है। बहुत शुक्रिया सदफ आपका हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, और ये बहुत खूबसूरत मैसेज, बहुत खूबसूरत पैगाम देने के लिए। आइंदा इन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हिस्सा लेने वाले, इनका इंतखाब करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सदफ आपका। और कौन सी ऐसी एक चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा तवज्जो की, सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है, जाते जाते ये भी आपसे जानना चाहते हैं? एक चीज मैं बच्चों को हमेशा बोलती हूँ वो ये कि उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम वैसे डिजाइन है कि पढ़ाई करो, पेरेंट्स को भी यही लगता है पढ़ाई करो, लेकिन मुझे लगता है ऑलराउंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। अपनी हॉबीज बनाइए, परस्यू कीजिए, कॉलेज में, स्कूल में, क्लब्स का पार्ट बनिए, क्योंकि ये चीज हमेशा आपके साथ रहेगी। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करती है और प्रोफेशनल लाइफ में भी। शुक्रिया सदफ आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।